नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार हुए उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बाजी मारी है। आपको बता दें, हालत तो ये हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया है। खबरें निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने या फिर यूं कहे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उसी के गढ़ में हरा दिया है, जिसके चलते बीजेपी को इतना तगड़ा झटका लगा है, इतना तगड़ा झटका लगा है कि जीते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव अधिकारी सर्टिफिकेट तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कौन कहां से जीता है? 7 राज्यों की मैं आपको बता दूं, 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन सीटों में कौन कहां से जीता है, कौन हार गया है और भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने ही गढ़ में हार गई है और इस हार के क्या मायने हैं, आपको एक एक करके दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, फुल अपडेट करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी। स्वागत करते हैं 4 पीएम पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर। आज सर 10 जुलाई को वोटिंग हुई उपचुनावों के लिए। 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई और आज नतीजे निकलकर सामने आए हैं। जब से नतीजे निकलकर सामने आए हैं, इंडिया गठबंधन ने ऐसी बढ़त बनाई कि एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है सर, तो बद्रीनाथ की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हार गई। उत्तराखंड की 2 सीटों पर चुनाव हुए, मंगलौर और बद्रीनाथ, ये दोनों की दोनों बीजेपी हार चुकी है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है। क्या कहेंगे सर इन नतीजों पर और ये नतीजे किस तरफ संकेत कर रहे हैं सर? देखिए, नतीजे तो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है वह अपने आप में इस बात का संकेत है। और इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भगवान ने बीजेपी को नकार दिया है। अब भगवान शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, राम की धरती से, जहां राम का जन्म हुआ, वहां से भाजपा को नकार दिया गया। वह जगह जहां भगवान राम खेले कूदे और वो हुए, चाहे बस्ती हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे इधर का पूरा अवध का इलाका था, वो पूरा जो अवध का है पूरा अयोध्या मंडल, उससे नकारा। इसके बाद में भगवान कहाँ गए प्रयागराज और पूछा ऋषि भरद्वाज जी को के चरणों में शीश नवा के कि अब हम कहाँ जाएं। तो ऋषि भरद्वाज जी ने वहां पर उन्हें दिशा निर्देश दिया था। तो वो प्रयागराज हार गए, जिसे इन्होंने इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था। हालांकि प्रयाग सदैव से था, स्टेशन भी था, सालों साल से था, आज से नहीं 70 साल से था। तो सर सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की बात की जाए तो ट्रेंड ये होता है कि जब भी अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर उपचुनाव होते हैं तो जो सत्तारूढ़ दल होता है वो जीत जाता है, लेकिन उत्तराखंड में दोनों जगह कांग्रेस जीत गई है। सर बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लखपत सिंह जीत गए हैं, वहीं मंगलौर में निजामुद्दीन काजी जीत गए हैं और वो भी कांग्रेस ने हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी को उसी के गढ़ में। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं यही तो कह रहा हूं। उसके बाद चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में हरा देती है जनता भगवान। उसके बाद में आप देखें नासिक जाते हैं, वहां हरा देती है। वो उसके बाद में जहां भगवान हनुमान पैदा हुए वो वहां पर हरा देती है। उसके बाद में जहां भगवान आखिरी देश का कोना है रामेश्वरम, वहां हरा देती है। जहां पर मेहंदीपुर बालाजी हैं वहां हरा देती है, और जहां सालासर बालाजी हैं वहां हरा देती है, और अब बद्रीनाथ हरा दिया। तो यह बता, और ये तब है जब कांग्रेस पार्टी के सर ये तस्वीरें बद्रीनाथ की हैं जहां पर बीजेपी की विधायक थी जिनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है सर। मैं यही कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचिए, कांग्रेस का जो
व्यक्ति था वहां का मजबूत, उसे अपनी पार्टी में शामिल कराया था। हाँ। और ये सोचा था कि हम ये तोड़फोड़ करके जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने कहा नहीं, हम तोड़फोड़ पे नहीं जाते, हम आपको बताएंगे औकात, और वो बता दी। इसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ी बात मंगलोर सीट की आपको जरूर देखनी चाहिए। मंगलोर सीट वही सीट है जहां तमाम अल्पसंख्यक लोग जब वोट डालने जा रहे थे तो वहां का एसएचओ मार मार के भगा रहा था। यह आपके पास वीडियो मुझे लगता है होगा, आपने शायद इस पे प्रोग्राम भी किया था, जरूर दिखाइए कि कितनी गंदी गालियां, कितने सब शब्द इस्तेमाल करते हुए मार के वोट डालने से भगाया था। बावजूद इसके वहां की जनता ने कहा नहीं। और इसमें एक और छद्म खेल खेला गया, बीएसपी की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट उतरवाया गया, इसीलिए कि जिससे, और 3 जो है निर्दलीय मुस्लिम उतरवाए गए, जिससे उसके वोट काटे जाएं और काजी निजामुद्दीन हार जाए कांग्रेस का कैंडिडेट, बावजूद इसके वो जीत दर्ज करता है। यह बड़ी बात जी। और दिलचस्प बात सर, दिलचस्प बात यह है कि वो जब जीत जाते हैं तो तस्वीरें निकलकर सामने आई, खबरें निकलकर सामने आई, मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाई भी जाएं, कि सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग पहुंच गए हैं अपने नेता के साथ में, वहां पर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है चुनाव अधिकारी, जबकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर जीत चुका है। काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी को हरा दिया, और वो भी बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है, क्योंकि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अब जब हार चुके हैं तब भी सर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कितना तगड़ा झटका लगा है सर। स्वाभाविक सी बात है, ये इनके उसको बताता है जो बात ऐसे नहीं कही जाती कि सारी मशीनरी को इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी गुलाम की तरह से काम कर रही है, पुलिस मशीनरी गुलाम की तरह से काम कर रही है। ये इस बात का संकेत है, और यह दिखाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र तो असल में खत्म कर दिया। जनता आज लड़ रही है, और जनता की ये जीत है, ये किसी और की जीत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जनता लड़ रही है, और जनता अब कांग्रेस के साथ, इंडिया के साथ खड़ी है, और वह यह बता रही है कि अब हम कहीं से भी इन पाखंडी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करते। अब हमें पाखंडी हिंदू नहीं चाहिए। यही वजह है कि सारे हिंदू धर्म के धर्म स्थलों पर भाजपा लगातार हारती जा रही है। खुद नरेंद्र मोदी देखिए, काशी की सीट पर हारते हारते बचे। कहा मतलब कहां 3.5 लाख वोट से जीतते थे, उससे भी ज्यादा से, और कहां किस जगह आ गए। तो ये समझ लीजिए वो भी कैसे जीते। आपको एक और चीज बताऊं, मध्य प्रदेश में भी जो सीट जीते हैं, आप देखिए 17वें राउंड तक हार रहा था बीजेपी का कैंडिडेट, अचानक मतगणना को रोक दिया गया, और उसके फिर थोड़ी देर बाद में जब शुरू किया गया तो 18वें राउंड से वो जीत गया। मतलब खेल को आप समझिए। और मध्य प्रदेश में अगर हार जाते सर तो बहुत ही बुरी हार होती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन कहीं पर हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उत्तर पश्चिमी की जो सीट है वहां पर किस तरीके से खेल हुआ था। फिलहाल सर अगर बात की जाए उत्तराखंड की, सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड की हो रही है। उत्तराखंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जबरदस्त जश्न कर रही है, कांग्रेस दफ्तर पर भी जश्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि ट्रेंड यही होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है वही जीतता है। हमेशा से ट्रेंड यही रहा है कि उपचुनाव जब होते हैं तो सत्तारूढ़ दल जीतता है। लेकिन उत्तराखंड में सर इतनी बुरी हार, पहले लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई, और उसी से सटे हुए उत्तराखंड में बुरी हार हुई है। ये सर किस तरफ संकेत कर रहा है, क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले सर? देखिए, ये इस बात का संकेत, जैसा मैंने पहले कहा कि अब जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उनके नीतियों से, उनके कार्यों से, उनके आचरण से, रोजमर्रा में जिस तरह वो नफरत का खेल करते हैं, उनसे ऊब चुकी है। और जब ऊब चुकी हो तो इसका जवाब देती है। यही नहीं, आप देखिए बगल में ही उसी से सटा हुआ हिमाचल है। हिमाचल में देखिए 3 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर एक देहरा सीट ऐसी थी जो पिछले 25 साल से कांग्रेस ने नहीं कभी जीती, वह सीट कांग्रेस ने जीत ली है।
और ये वो सीटें थी जिनमें भाजपा समर्थित 2 निर्दलीय थे और एक जो है कांग्रेस को दे रहा था। और ऐसी स्थिति में इस बार तीनों पार्टियों में गए और 2 कांग्रेस को गए और 1 भाजपा को गया। और यह वह तब स्थिति है जब इतनी ताकत लगाई गई राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से बीजेपी के, उनके क्षेत्र की बात। ताकत तो सर बहुत लगाई गई, अयोध्या में भी ताकत लगाई गई। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि लोगों ने 3-3 बार सर्वे भी करा दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लड़ना चाहते थे, सर्वे में निकलकर सामने आया बीजेपी हार जाएगी इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। और अब आप तो देखिए कि हालत ये हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम भी बोलना छोड़ दिया है। अगर बात की जाए उधर की उत्तराखंड की बात की जाए तो जब चुनाव के नतीजे आने वाले होते तो मोदी जी वहां की गुफाओं में अंडरग्राउंड हो जाया करते एक तरीके से। अब वहां पर भी बद्रीनाथ में भी बुरी तरीके से हार। जी सर क्या कहेंगे, ये जो हार है जहां जहां के इन लोगों ने डंके बजाए, जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे पर दौरा किया, जहां जहां पे के नाम पर, यानी कि अगर बात की जाए अयोध्या की सबसे ज्यादा वहां के नाम पर वोट मांगे, वहां वहां ये लोग हार रहे हैं। अब पब्लिक सब समझ रही है सर किस तरीके से ये लोग चुनाव जीते हैं, लोकसभा ये भी समझ रही सर। गांव में हमारे एक कहावत कही जाती थी, पाखंडी जो है बाबा होते हैं, पाखंडी संत होते हैं, उनके लिए कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं बंटाधार। तो कमोबेश वही स्थिति है कि बंटाधार हुआ है और वो सामने दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री से लेके सारे चेहरे इस्तेमाल किए, जैसे दिखाने की कोशिश करी, सबके बाद ये स्थिति है। और सबसे बड़ा तो तमाचा नरेंद्र मोदी के मुंह में ऑस्ट्रिया में पड़ा, जहां पर ऑस्ट्रिया में वो गए थे यह सोच के कि हमारी बड़ा भव्य उसने स्वागत किया नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी प्रफुल्लित हो गए कि इतना भव्य स्वागत, तो खुशी में वीडियो शेयर कर रहे थे। जब मीटिंग के रूम में बुलाया गया और जहां मीटिंग दोनों देशों की होनी थी, वहां जब पहुंचे तो दीवार पर एक सबसे बड़ी फोटो लगी थी, वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो साथ में चूंकि ये आए थे उस दिन मीटिंग में, तो इनकी भी लगाई। अब इनके रहा नहीं जा रहा था, बेचारे परेशान थे, कुलबुला रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा, आज उन्होंने अपने भाषण में कहा वहां के राष्ट्रपति चांसलर ने कि आज हम आजाद हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। वो 1953 में हमारे विदेश मंत्री से मिले थे और उसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया था वो आजादी में करेंगे, और 1955 में उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए हम उनको अपने आजादी के एक सबसे बड़े पुरोधा के तौर पे मानते हैं। इसके पहले वो रसिया गए पुतिन के साथ, 6ठी बार रसिया गए थे। और स्थिति यह है कि रसिया में भी कहा कि आज हमारे आपके रिश्ते सिर्फ सिंपल रिश्ते नहीं है, यह दोस्ताना संबंध दशकों पुराना है, जब पंडित नेहरू ने आके हमारे और हम दोनों गले मिले थे। और वहां से रूस स्थायी मित्र है भारत का। तो आप इससे समझ लीजिए, तो वही स्थिति है कि वो जो ये नैरेटिव और ये करके जितना गांधी नेहरू परिवार को गाली दे करके सोचते हैं, उतना ही इनके खिलाफ पड़ जाता है। क्योंकि चाहे हिमाचल हो, उसे बनाने वाली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप उत्तराखंड के विकास के लिए पहली बार उसके अलग विकास बोर्ड बनाने का फैसला उस समय उत्तर प्रदेश में ही होता था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो उत्तराखंड को एक अच्छी पहचान इंदिरा जी ने दी थी। भले ही राज्य बाद में बना, एक बड़ा आंदोलन रहा, लेकिन कांग्रेस के समय में तो आंदोलन भी नहीं था। उस समय तक तो लोग खुश थे दोनों। क्यों? क्योंकि पहला मुख्यमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तराखंड से दिया था, गोविंद वल्लभ पंत, याद करिए। और उसके बाद में कितने और लोग दिए, तमाम सारे मंत्री दिए और दिया। वो दौर था, तो इतना सम्मान दिया हो उसको। तो बीते दिनों में जिस तरह से हुआ, इन्होंने एक शोषण का राज्य स्थापित किया, उसका नतीजा है। तो ये सामने जी, जो बिल्कुल सामने निकल कर आ रहा है। और उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बीजेपी के गढ़ में ही कांग्रेस हरा दे, और वो भी तब हरा दे जो अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
वैसे तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड की हो रही है और उसके बाद हो रही है बिहार की। बिहार की सर रुपौली सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। शंकर सिंह आगे चल रहे हैं, जेडीयू के कालंदर प्रसाद मंडल पीछे हैं और बीमा भारती भी आरजेडी से पीछे चल रही हैं। सर इस पर क्या कहेंगे, जो बिहार में रुझान निकलकर अभी तक सामने आ रहे हैं, इसमें रुपौली सीट पे जिसको बिहार को लेकर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। अब क्यों चाहते हैं, ये रुझान अपने आप में साफ कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आगे है सर। देखिए, इसमें 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी। एक ये कि जब वहां पर हुआ था, मुझे लगता है वहां का चुनाव का नतीजे आ चुके हैं, शंकर सिंह जीत चुके हैं, फाइनल नतीजे हो गए हैं, बीमा भारती 3rd नंबर पे है। अभी तक जब मैंने शुरुआत की थी तो आगे चल रहे थे। तो मैं ये बता रहा हूं कि उसमें ये है। और शंकर सिंह जो है वास्तव में कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट चूंकि बीमा भारती को गई, आरजेडी को, आरजेडी बीमा भारती को ही देना चाहती थी, क्योंकि बीमा भारती का इस्तीफा करा के उन्हें पप्पू यादव के खिलाफ लड़ाया गया था। पप्पू यादव सिर्फ 2 ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां 2nd नंबर पे रहे थे, नहीं तो सभी जगह 1st नंबर पे रहे थे। तो लोकसभा में उनकी लोकसभा में तो बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई थी और पप्पू यादव जीते। पप्पू यादव कांग्रेस से लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और ये आरजेडी के खाते में गई थी सीट, तो आरजेडी ने बीमा भारती को लड़ाया था। लेकिन आप ये देखिए, बीमा भारती दल बदलती रही है, 2005 से वो 4 बार एमएलए रही और इस दौरान उन्होंने बार बार दर बदले हैं, कभी जेडीयू में, कभी आरजेडी में, कभी कैसे। तो इस तरह से तो अब जनता ये नहीं चाहती है कि आप अपनी सुविधा अनुसार सारी चीजें करें। पप्पू यादव कमिटेड जी। जेडीयू के साथ भी यही सवाल खड़ा होता है, नीतीश कुमार दल बदलते रहते हैं लगातार, दल बदल, पलटू चाचा तो है ही हैं। मैं यही आ रहा हूँ, यही बताने आ रहा हूँ कि पप्पू यादव ने एक स्ट्रॉन्ग वो लिया, सदैव जनता के सुख दुख में खड़े रहे और पप्पू यादव अपने बूते। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे, लेकिन इस कारण से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। राहुल गांधी को जबरन जो है तेजस्वी लेके आए बीमा भारती के लिए, हालांकि उचित नहीं था, अनुचित था ये करना, लेकिन चलिए लेके आए आप, कोई बात नहीं। पप्पू यादव ने जीतते ही सीधे जाकर के, चुनाव खत्म होते ही पहले आए, रायबरेली में प्रचार किया, फिर बनारस गए प्रचार किया और उसके बाद में वो, और जब नतीजे आए तो सीधे गए कांग्रेस मुख्यालय और जाकर के वहां अपनी कमिटमेंट को बताया, कहा चाहे कुछ हो जाए मैं सत्ता के साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही खड़ा हूंगा। तो ये बड़ी चीज है। यदि यहां पर मैं कहता हूं 2 चीजें थी, जनता ने कहा हम दल बदलुओं को नहीं जिताएंगे और शायद यही वजह है कि इन दोनों को हराया है। यदि यहां समझदारी की गई होती, कुछ चीजें पप्पू यादव के साथ में बैठ करके डिस्कस की गई होती, तो शायद ये सीट जीती जा सकती थी, मैं आपको बताऊं। और पप्पू यादव ने अंत में कांग्रेस के दबाव में आकर के आखिरी दिन यह बात कही कि हम बीमा भारती को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा वक्त गुजर जाता है, फिर कोई बहुत बड़ा फायदा होता नहीं है। तो इसलिए यह गलती हुई। अभी भी वक्त है, मुझे लगता है आरजेडी को यह करना चाहिए कि बैठ के बात करें और इसमें सुधार हो, पप्पू यादव को साथ में लेके चलें। तो पप्पू यादव 10 सीटों पे प्रभाव रखते हैं तो कम से कम वो सीटें जिताऊ हो जाएंगी, क्योंकि पप्पू यादव जनता के लिए लड़ते भी हैं, मुकदमे भी झेलते हैं, सब कुछ है, उनके निजी लड़ाई नहीं है, वो जनता के लिए लड़ते हैं। और वास्तव में तो आरजेडी की ही वो देन है, लालू जी की ही देन। तो इसलिए मुझे लगता है ये खत्म होना चाहिए, बेहतर होगा भविष्य के लिए। लेकिन जनता ने कह दिया मुझे दल बदलू नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिहार में जनता ने कह दिया कि मुझे दल बदलू नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब में सर उलट तस्वीर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़े थे मोहिंदर भगत, तब हार गए थे, लेकिन अब जब उपचुनाव हुआ है और आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं तो जीत गए हैं मोहिंदर भगत। सर जालंधर एक ही सीट, पंजाब की एक ही सीट पर उपचुनाव हुए हैं,
वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ और आप बताइए सर इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर तरफ से देखा जाए तो मार पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मोहिंदर भगत जीत गए सर, 2022 में हार गए थे बीजेपी के टिकट पर, अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत गए हैं सर। देखिए इसमें आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो चाहे बीजेपी कैंडिडेट हो, दोनों दल बदलू। जी जी जी। वो जो बीजेपी से कैंडिडेट बना वो आम आदमी पार्टी का सिटिंग विधायक था, इसी ने हराया था और ये तमाम लालच में आकर के वहां चला गया। गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर ये उपचुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद पहले उपचुनाव हुए, इसमें इंडिया गठबंधन हद पार मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तराखंड में मजबूत है, बिहार में भी मजबूत दिखाई दे रहा है और इसी के साथ आपने देखा पंजाब में भी और बंगाल में भी टीएमसी आगे है सर, 4 सीटों पर चुनाव। तमिलनाडु में भी पीटीएम के आगे। क्या कहेंगे सर, इंडिया गठबंधन ने तो ऐसा लग रहा है कि पानी पिलाकर रख दिया है। आपने देखा कुल मिला के आप देखिए ना, पूरे चुनाव में बीजेपी 13 में से सिर्फ 2 सीटें जीती है, 13 में से सिर्फ 2। कांग्रेस जो है 4 सीटें जीती, उससे डबल जी। तो यह अपने, और कांग्रेस के सहयोगियों की बात करें यानी इंडिया गठबंधन की बात करें तो साहब बाकी जीत तो उन्हीं की है, इंडिया गठबंधन की है, 1 सीट को छोड़ के। जी। तो इससे आप समझ लीजिए कि मतलब 2 1 3 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती, 3 सीटें ये जीते हैं। तो स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, खुद समझ लीजिए, यानी देश की जनता नकार चुकी है। 13 में से 10 सीटें बीजेपी हारी है, 10 सीटें, और यहां कोई ऐसी जगह नहीं है। जी सर, ये आपको नहीं लगता है ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़कों पर एक्टिव हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव खत्म होते ही विदेशी दौरा कर रहे हैं। अब पब्लिक तो ये सब देख ही रही है और पब्लिक मुद्दों पर वोट कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप अभी भी आपातकाल में अटके हुए हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ये होगा वो। अरे आप गुजरात की बात कीजिए, गुजरात से कितना सर दिल दहला देने वाला वीडियो निकलकर सामने आया। 25 नौकरियों की वैकेंसी निकाली गई, इतना वहां पर बेरोजगार पहुंच गया कि रेलिंग तक टूट गई। इस पर बात नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी कि हर साल दिया जाएगा, सारे के सारे वादे खोखले साबित हुए। क्या कहेंगे सर? और राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव है, सदन में मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सड़क पर एक्टिव है, क्या इसी से सर चुनावी नतीजे पलटते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? प्रियंका, यदि आज मैं अखबार के संपादक के तौर पे हेडलाइन लगाता तो मैं यही लगाता कि उपचुनावों में भाजपा की करारी हार, सब हेड देता कि 2 दल बदलुओं के बूते 2 सीटें ही पा सकी, सिर्फ 2 सीटें पा सकी, बाकी में देश ने नकारा, ये हेडलाइन होती। तो आप इससे समझ लीजिए कि आज हर तरह से वो मुद्दे जो राहुल गांधी उठाते हैं, जिस पर लगातार बात करते हैं, वो मुद्दे आज इंपॉर्टेंट है और उन मुद्दों पर जो है आज विषय पर बात होती है। आज हालात ये हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो किसके मुद्दे हैं? इस देश के युवाओं के मुद्दे हैं, इस देश की जनता के मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं जो गरीब, गुरबा, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों के मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं जो जनता चाहती है जिन पर बात हो। वो अग्निवीर के मुद्दे जिनसे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो बेटियों से रेप हो रहे हैं और वो महिलाएं असुरक्षित हैं, आज ये मुद्दे। तो इन मुद्दों पर जनता बात करना चाहती है और इनको लेके केंद्रित करना चाहती है। तो आज वो मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है। तो ये जब मुद्दे हों, लोगों की आमदनी, असमानता, ये मुद्दे हैं, और जब इन मुद्दों पे बात करने की बजाय झूठा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं सबसे बढ़ती व्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
ये वो सपने दिखाए जाए, उल्टा प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। बगल में साला बांग्लादेश हमसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, जिसे हमने पैदा किया। सर बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वही तो मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूटे हो, महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हो, सारी चीजें बद से बदतर हो, व्यवस्थाएं हो नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे हो। जितने नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे या पुल का उद्घाटन किया, एयरपोर्ट्स के उद्घाटन किए, वो सब धराशायी हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कल ही जो है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की स्थिति आप देखिए, दरारें आ गई, सब वो टूट गया 1 साल के भीतर। अरे पहले 100 साल चल रहे थे, 50 साल चल रहे थे, हिल नहीं रहे थे। आज ये दशा है, तो आप क्या बनाते हैं, कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ दलाली का धंधा चल रहा है, बेईमानी का धंधा चल रहा है। जाति और धर्म के नाम पे आप कितना वो करेंगे, नफरत फैला के क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं बचा, संविधान से तो खेल ही रहे थे। अब कुछ नहीं बता तो आपातकाल बताते हैं। आपातकाल, अब कहेंगे संविधान हत्या दिवस। अरे भैया, हत्या शब्द निगेटिव होता है, हत्या शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? हत्या तो आप कर रहे हैं संविधान की, हत्या उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने तो संविधान के अंदर 352 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए उसके तहत, उसमें दिए गए प्रावधान और नियमों के तहत आपातकाल लगाया था। आपने बगैर किसी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किए हुए मनमानी हो रही है। बगैर वारंट कहते हैं उसमें क्या होता है आपातकाल में कि बगैर वारंट गिरफ्तारी हो जाएगी, आपके मानवाधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और तो पूरा संविधान रहता है, सिर्फ 2-3 क्लॉज जो है वो कर दिए जाते हैं। आप एक उदाहरण दे देता हूं, वहां पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दो अध्यक्ष, पहले जो अध्यक्ष थे 3 हफ्ते के अंदर 2 अध्यक्षों को गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी उसके। वहां पर एनएसए की तरह से, वहां का अपना लोकल एनएसए है। यही था प्लान, तो यही था। बीजेपी के नेताओं ने भी खुले मन से कहा कि 400 पार कर जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार करना जरूरी होगा। अब पब्लिक को भी समझ में आ गया कि 400 पार करके लोग संविधान बदलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन ने भी वही मुद्दा बना दिया, और आपने देखा कि मुद्दा तो इतना तगड़ा बनाया कि जब सदन का पहला सत्र हुआ तो हर एक इंडिया गठबंधन का नेता अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर पहुंच गया। अब उससे इन लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि अब इन लोगों ने संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी है, पहली बात। और सर दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कि राहुल गांधी अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं, पब्लिक को यही पसंद आ रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको भी पछाड़ दिया है राहुल गांधी ने। अगर सर राहुल गांधी की बात की जाए तो सबसे चर्चित जो शादी रही अभी अनंत अंबानी की, इसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, कई नेता पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। क्योंकि जबकि राहुल गांधी, आप जानते हैं कि सोनिया गांधी से पर्सनली मुलाकात करके टिकट के शादी का कार्ड दिया था मुकेश अंबानी ने, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं गए। इस पर क्या कहेंगे सर? इसकी भी काफी ज्यादा प्रशंसा हो रही है कि राहुल गांधी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सर नहीं, मैं तो देखिए, मैं सबसे पहली बार 2008 में राहुल गांधी से मिला था, तब मैंने इंटरव्यू उनका किया था। उस दिन जो उनके विचार थे वो आज भी हैं। हाँ, तब उम्र का जो एक लड़कपन होता है वो था, लेकिन विचार तब भी यही थे, आज भी यही। तब भी वो किसान, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, लड़कियों की बात कर रहे थे। आज भी वो वही बात कर रहे हैं, बस अंतर है हाव भाव का, अंतर है उम्र के जो एक मेच्योरिटी आती है उसका। इसके अलावा शेष कोई अंतर नहीं। राहुल गांधी अपने वर्ड्स पे कायम तब भी थे, आज भी है। तो मैं एक ये चीज, राहुल गांधी यदि कहते हैं अदानी अंबानी की और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो उनके यहां जाकर के किसी भी तरह से दोस्ती नहीं दिखाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अकेले गांधी परिवार था जहां पर मुकेश अंबानी अपने बेटे के साथ निमंत्रण कार्ड लेके पहुंचे थे, किसी और के घर नहीं पहुंचे थे। लेकिन फिर भी वह परिवार उनको शुभकामनाएं दी, क्योंकि एक शुभ कार्य है आपका,
शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, लेकिन उस परिवार ने वो नहीं किया। और राहुल गांधी तो मिले भी नहीं, राहुल गांधी तो निकल गए। उनके लिए वो गरीब मजदूर पहले थे और वो मजदूरों से मिलने चले गए। अंबानी से, जो देश का, एशिया का सबसे रईस है, उससे मिलना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यही खूबी उन्हें एक अलग जगह देती है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी वास्तव में जननेता हैं। इसीलिए आज जनता उन पर यकीन कर रही है, गले लगा रही है और आशीष दे रही है। यही वजह है, ये मोहब्बत का रिश्ता है। बिल्कुल सर, इसीलिए वायरल भी हो रही है तस्वीरें, मोहब्बत का नेता, मोहब्बत वाला और जननायक जो कांग्रेस इमेज गढ़ना चाह रही है। नहीं, प्रियंका, उन्हीं की पार्टी के तमाम लोग गए हुए, राहुल गांधी ने किसी को रोका नहीं है। पार्टी के लोग गए हुए बहुत सारे, लेकिन न राहुल गांधी गए, न मल्लिकार्जुन खड़गे गए, न प्रियंका गांधी गई, न सोनिया गांधी गए, न ही उनके परिवार का कोई सदस्य गया। ये बताता है कि कमिटमेंट कितना है अपने सिद्धांतों को लेकर के, यह बात समझ में आती है। जी सर, राहुल गांधी की जो कांग्रेस इमेज गढ़ना चाह रही है जननायक की, वो कुछ बिल्कुल निखर कर इसलिए सामने आ रही है क्योंकि राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं, राहुल गांधी भी डटे हुए हैं। जब से सदन का सत्र खत्म हुआ है, तब से राहुल गांधी लगातार सड़कों पर एक्टिव है और सुबह 5-5 बजे उठकर कभी मणिपुर जाना, असम का दौरा करना, हाथरस पीड़ितों से मुलाकात करना और लगातार फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये तो सवाल बनता ही है, ये सवाल ना किया जाए और राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी जो ये रिएक्शन दिया स्मृति ईरानी पर, क्या कहेंगे उस पर? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पप्पू, डरपोक राहुल गांधी, हिम्मत है तो अमेठी आओ, कान खोलकर सुन लो राहुल गांधी, हम छेड़ते नहीं है, अगर कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं है। इस तरीके के बयान स्मृति ईरानी की तरफ से भरे मंच से दिए गए। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो सर रिएक्शन दिया है कि स्मृति ईरानी हार गई हैं, तो उन पर इस तरीके से किसी तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए और ये अच्छा नहीं दिखाता है। क्या कहेंगे सर? जब राहुल गांधी के जवाब देने का मौका आया तो राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी ने कितना साहस दिखाया और स्मृति ईरानी का बचाव किया है, इस पर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, स्मृति ईरानी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। सर देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि राहुल गांधी का एक बयान आज तक कभी भी आप दिखाइए उन्होंने स्मृति ईरानी पे कोई कमेंट किया हो, चाहे चुनाव लड़ रहे थे या नहीं, उन्होंने आज तक नहीं किया, उनका नाम तक नहीं लिया। ठीक है, संसद के अंदर स्मृति ईरानी ने क्या कहा, वो मुझे फ्लाइंग किस कर रहे, जबकि उनका मुंह भी दूसरी तरफ था, कोई मतलब ही नहीं था। इस तरह के आरोप लगा के रिटर्न शिकायत करी। बहरहाल राहुल गांधी ने उस पर भी कुछ कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके परिवार, खानदान, सब के बारे में क्या क्या कमेंट नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। स्मृति ईरानी ने खुद शादी की है एक पारसी से, और उसके बावजूद राहुल गांधी के लिए कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हुए, हिंदू और वो करते हुए सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया। बहरहाल राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने, जब स्मृति ईरानी को तमाम सारे लोग ट्रोल कर रहे थे, तो वो बचाव में उतरे और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि जीत हार जीवन में लगी रहती है। जी। हम उन्होंने ये नहीं कहा स्मृति ईरानी, उन्होंने लिखा श्रीमती स्मृति ईरानी। आप सोचिए कितना सम्मान देते हुए के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना और सारी चीजें उन्होंने कही, और ये कमजोरी की निशानी है। ठीक है, आप ये समझिए उस आदमी का बड़ापन, उस आदमी के संस्कार, उस आदमी की समझ, उस आदमी के, एक कहते हैं ना, जन्म से आता है, परिवार से आता है, माँ बाप से आता है संस्कार। वो संस्कार दिखाते हैं कि वो किस तरह के परिवार का, खून का असर होता है। तो राहुल गांधी जिस परिवार, जिस खून, जिस विरासत से आते हैं, वो इतनी बड़ी विरासत है कि वो बाकी सब उसके आगे छोटे से भुनगे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल उसमें ऐसा नहीं है जो उस पारिवारिक विरासत से हो। तो ये आप समझ लीजिए, उनके बड़ापन उनकी बातों से झलकता है। वो कभी भी छोटी बात करते ही नहीं। वो तो किसके लिए लड़ते हैं?
अपने लिए कभी लड़ते दिखाई दिए हो तो बताइए। वो हर बार जनता के लिए, इनके लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, इनके लिए, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वो लड़ते हुए दिखे हैं क्या? आज तक मुझे एक किस्सा बताइए, नहीं बता पाएंगे। ये चीजें हैं राहुल गांधी के अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि स्मृति ईरानी ने भी कोई जवाब नहीं दिया इस पर। स्मृति ईरानी चाहती तो जैसे वो बोलती हैं, जैसे उनका तेवर है, जैसे उनका अंदाज है बोलने का, बोल सकती थी कि मुझे राहुल गांधी के बचाव की जरूरत नहीं है। अमित मालवीय तो आगे आए, बोला, बयान भी दिया, बीजेपी के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया, लेकिन स्मृति ईरानी इस बार नहीं बोली। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी हो या ये क्या बोलेंगे आप। राहुल गांधी ने जितनी शिष्टाचारपूर्ण बात कही, जो व्यक्ति उस पे वो कहेगा, कोई यदि कटाक्ष करता है तो निश्चित रूप से वह शख्स खुद में गिरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि इतने अच्छे शब्द जिसने कहे हो, स्वाभाविक सी बात है, उसको आप क्या कहेंगे। तो यह एक बड़े आदमी, इसीलिए एक कहावत है, इसे जातिगत उससे मत लीजिएगा। एक कहावत है जो लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, हमने पढ़ी है, कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो इस तरीके की कहावत कही भी जा रही है स्मृति ईरानी के लिए कि तो स्मृति ईरानी जी 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 बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये जब सर अमेठी से नामांकन दाखिल नहीं किया राहुल गांधी ने, तभी ये कहावत खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को अपने मुंह नहीं लगाया, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में नहीं फंसी। और अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, किशोरी लाल शर्मा ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी कभी बीजेपी ने नहीं की थी। सर स्वाभाविक सी बात है। मैं एक चीज बताऊं कि देखिए, मैं आपको वो कहूं कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, छोटे लोग होते हैं जब इस तरह की बात करते हैं। देखिए, एक चीज हमें सिखाई जाती थी जब हम जर्नलिज्म में आए, आज 30 साल हो चुके हैं जर्नलिज्म में, कि सिखाई जाती थी कि किसी के निजी जीवन पर आपको कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है। तो उस समय की स्थिति मैं आपको दिखाऊं, जब ये उस समय मेरे पास आया करती थी, उस समय की फोटो है एक, है तो जी ये देखिए, उस समय ऐसी दिखती थी, है तो उस समय की फोटो है। तो अब मैं जानता हूं, अब आप सोचिए, मैंने एक उन्हीं के बयान को लेकर के एक बात कही, उस पे उन्होंने एफआईआर मेरे खिलाफ करा दी। भूल गए वो वक्त कि जब मेरे से कहती थी कि अजय जी आप एक बार अटल जी को कह दीजिए, एक बार इनको कह दीजिए, मेरे लिए थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं वो दिन जानता हूं। मैं यदि उस समय ये स्थिति थी कि मैं कह दूं यदि आके यहाँ पे बैठी रहो, तो वहीं बैठी रहे वो, और आप ये करते कर लो यार। तो मैं यही कह रहा हूं, ये छोटापन है, आप अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, और सर आप भूल जाते हैं। बदले की राजनीति, आपने जो पत्रकारों पे वार किया, अमेठी में जो पत्रकार गए उनके साथ क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं, और जब आप चुनाव हार गई तो बेचारे छोटे छोटे स्ट्रिंगर, आप सोचिए ना, छोटे छोटे स्ट्रिंगर से आप उलझ रही। अरे वो बेचारे अपना किसी तरीके से कर रहे हैं, छोड़िए उनको करने दीजिए, आप क्या मतलब है। एक नेता को, एक चुनी हुई सांसद को इस तरह की भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है। फ्लाइंग किस दे रहे हैं राहुल गांधी, पीठ दिखा रहे हैं राहुल गांधी, ये कर रहे हैं राहुल गांधी, वो कर रहे हैं, और जो आप कर रही हैं उस पर तो बात कीजिए। आपने कहा था कि बीजेपी का बटन दबाइए, मोदी की सरकार बनाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। अब पब्लिक ढूंढ रही है 13 रुपए की शक्कर, 45 के पार हो गई है। सिलेंडर जब मिलता था 550 रुपए का, तब तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही थी, अब 1000 के पार हो गया है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पब्लिक है, समझ रही है। राम के नाम पर वोट आपने 2019 में तो ले लिया, लेकिन 24 में सर खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी अगर खतरे की घंटी है तो ये उपचुनाव के नतीजे हैं। आखिरी सवाल लूंगी सर, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। एक एक सीट के लिए जी जान लगा देने वाली बीजेपी, आप देख सकते हैं कि अभी तक के नतीजों के मुताबिक 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब क्या करेगी बीजेपी, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे सर? क्योंकि नीतीश नायडू भी कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि स्पेशल पैकेज पर स्पेशल पैकेज मांगा जा रहा है, और जब तक ये स्पेशल पैकेज मिलेगा तब तक तो सब कुछ ठीक है, वरना तख्ता पलट भी हो सकता है।
सर मैं अभी बताऊं कि जो लेटेस्ट इलेक्शन होने हैं 3 राज्यों का तो कंफर्म है, 2 राज्य और होंगे, तो कमोबेश आने वाले कुछ वक्त में 5 राज्यों का करीब करीब चुनाव है। इन 5 राज्यों में एक में भी बीजेपी आती दिख नहीं रही है, ये आप समझ लीजिए। और आने वाले वक्त में जिस तरीके के संकेत हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सिमट जाएगी। बहुत मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया है, दिखाई दे रहा है। यदि मशीनरी का दुरुपयोग न किया होता तो 2019 का राहुल गांधी चुनाव न हारे होते, क्योंकि उस समय इस तरह की सोची भी नहीं थी कि इस तरह से बेईमानियां होंगी, ये होगा। राहुल गांधी तो काउंटिंग और उसके वक्त में भी नहीं जाते हैं, गए भी नहीं। लेकिन वहां जिस तरह से खेल बार सर इंडिया गठबंधन खेल में नहीं आया। जब इन लोगों ने पोल के जरिए हवा बनाई तब भी कह दिया कि डटे रहो, इन लोगों की हवाबाजी में मत आना। देखिए, जहां पे मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि कांग्रेस और दूसरे सभी लोग, अखिलेश यादव ही कहते थे कि हम 80 में से 79 जीतने जा रहे हैं, एक को पहले ही छोड़ दे रहे थे, सब लोग छोड़ दे रहे थे। मैं कह रहा था यदि थोड़ा सा मेहनत कर दें तो बनारस में नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। कोई बात मेरी मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, राय साहब को भी कहा, राय साहब भी शाम को 6 बजे निकलते थे, वो भी उतना मेहनत नहीं किए। यदि थोड़ी मेहनत कर दी होती उस सीट पे तो यही अजय राय वहां पे नरेंद्र मोदी को हराए होते। अजय राय ने हराया होता, किसी को छोड़ दीजिए। तो दावे से कहता हूं, लेकिन अब क्या है ना, वही समस्या है कि जहां जहां बताया जा रहा है उन लोगों के पास तक आप जाते भी नहीं, दिखते भी नहीं। समस्या ही उस जगह खड़ी थी, इसलिए इसको आप वहां पे डॉक्टर प्रमोद हैं, पांडे हैं, जो सेवा दल के अध्यक्ष हैं, वाराणसी के ही रहते हैं, उनसे पूछिए कि किस ढंग से पूरी जनता तैयार थी। थोड़ा सा बस काम करने की, मोबिलाइज करने की जरूरत थी। यदि हो जाता तो शायद नरेंद्र मोदी अब मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। बिल्कुल सर, जो अयोध्या हार कर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो अजय राय से जब पीछे चल रहे थे तो होने को कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी जो इंडिया गठबंधन, एनडीए, माफ कीजिएगा, अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के घटक दल भी ये राह देख रहे हैं कि बीजेपी का आगे आने वाले उपचुनावों में या फिर चुनावों में क्या हाल होने वाला है। क्योंकि जब नाव डूबेगी तो सबसे पहले चूहे ही भागेंगे। ये लगातार राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं ट्विटर पर, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव अपने आप में काफी निर्णायक होने वाले हैं। और फिलहाल उपचुनाव बहुत शुक्रिया सर, ने समय दिया अपनी जान, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में अजय शुक्ल जी, जिन्होंने 13 सीटों के उपचुनावों के नतीजों पर हमारे साथ चर्चा की है। और आप देख सकते हैं कि इन अगर नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप जीते हैं, आपने इस बार एनडीए की सरकार बनाई है, आप बहुमत से पीछे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उपचुनावों में ये साफ हो गया है कि इस बार पब्लिक बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार पब्लिक मुद्दों पर वोट कर रही है। पब्लिक वोट कर रही है, महंगाई पर वोट कर रही है, बेरोजगारी पर वोट कर रही है। आलम तो ये हो चुका है कि जिस हिंदुत्व के कार्ड के नाम पर इन लोगों ने वोट मांगे, अब वो भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में हार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी आप देखिए कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने हराया है, और वो भी पूरी तरीके से हराया है। पहले उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हार हुई आप जानते हैं, और अब उत्तराखंड, बिहार की भी अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया है, बंगाल में टीएमसी ने बढ़त बनाई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है। अब इन नतीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हुआ है और एनडीए कितना कमजोर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि एक एक सीट के लिए कैसे ये लोग जी जान लगा देते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में आपने देखा, लेकिन अब तो ये लोग हार रहे हैं, 13 में से 2 सीटें जीत पा रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का क्या होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर, 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजों पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है उस पर आपको क्या लगता है, क्योंकि इन उपचुनावों में एनडीए और इंडिया की कांटे की टक्कर हुई है और इंडिया गठबंधन आगे निकला है। तो इन सभी सवालों के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन भी करें। फिर मिलती होगी चर्चा के साथ, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।